एक वक्त था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सिमटी हुई थी। लेकिन फिर एक दौर आया, गांधी युग, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वो दौर था जब करोड़ों आम लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं इस लड़ाई का हिस्सा बने। आज हम उसी कहानी को समझेंगे कि कैसे ये संग्राम एक क्रांति बन गया और कैसे इसने न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये एक राजनीतिक हथियार कैसे बन गया? मतलब सत्य और अहिंसा जैसे विचार दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कैसे टिक पाए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1915 से। एक नए नेता की भारत में एंट्री होती है। एक ऐसा शख्स जो साउथ अफ्रीका में अपने विरोध के अनोखे तरीकों से पहले ही नाम कमा चुका था, और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो हुआ ये कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। इसी दिन को आज हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। पर मजे की बात यह है कि उन्होंने आते ही कोई आंदोलन या कोई पॉलिटिक्स शुरू नहीं की। नहीं, बल्कि अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने अगले 2 साल तक पूरे देश का दौरा किया। ट्रेन से, पैदल। उनका बस एक ही मकसद था, भारत की असली नब्ज को पकड़ना, यहाँ के गांवों, किसानों और मजदूरों की असली तकलीफों को समझना। और इसी जमीनी समझ से जन्म हुआ एक नए पॉलिटिकल आइडिया का सत्याग्रह। इसका मतलब सिर्फ सच के लिए खड़े होना नहीं था, ये था सत्य बल, अ ट्रूथ फोर्स। ये कोई पैसिव चीज नहीं थी कि बस चुपचाप सहते रहो, नहीं, ये अन्याय के खिलाफ एक एक्टिव लड़ाई थी, पर बिना हथियार उठाए, पूरी तरह से नॉन वॉयलेंट। और यही वो हथियार था जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का चेहरा बदलने वाला था। तो ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर क्या ये असल में काम करता? अब वक्त था इस नए हथियार को, सत्याग्रह को, रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने का। गांधी जी के शुरुआती आंदोलन असल में इसी की पहली बड़ी परीक्षा थे। तो सबसे पहला टेस्ट हुआ 1917 में, बिहार के चंपारण में। प्रॉब्लम क्या थी? वहां 3 कठिया सिस्टम था, जिसके तहत किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। बेचारे किसान बर्बाद हो रहे थे। गांधी जी वहां पहुंचे, किसानों को इकट्ठा किया और शुरू हुआ सत्याग्रह। और नतीजा एक जबरदस्त जीत। ये भारत का पहला सफल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बना। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और ये जालिम प्रथा खत्म हुई। अगली चुनौती आई अहमदाबाद में। यहां मिल मजदूर और मालिक वेतन को लेकर आमने सामने थे, और यहीं पर गांधी जी ने भारत में पहली बार अपने एक और पावरफुल हथियार का इस्तेमाल किया, आमरण अनशन, अ हंगर स्ट्राइक। उनके इस फैसले का मॉरल प्रेशर इतना जबरदस्त था कि मिल मालिकों को झुकना पड़ा। एक बार फिर मजदूरों की जीत हुई। और फिर 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में हुआ तीसरा टेस्ट। यहां फसलें तबाह हो चुकी थीं, पर सरकार जबरदस्ती टैक्स वसूल रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में फिर सत्याग्रह हुआ, और नतीजा, सरकार को टैक्स माफ करना पड़ा। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इन 3 जीतों ने एक बात साफ कर दी, सत्याग्रह काम करता है। और इसने गांधी जी को एक लोकल लीडर से एक नेशनल लीडर बना दिया। तो ये लोकल लेवल पर जीत तो मिल रही थी, पर अब वक्त था इन तरीकों को एक बड़े नेशनल लेवल पर ले जाने का, पूरे देश को एक साथ एक आवाज में खड़ा करने का। देखिए, 1919-20 तक आते आते ना देश में माहौल बहुत गर्म हो चुका था। एक तो आया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो सरकार को किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डालने की पावर देता था। फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार, और साथ ही चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। इन सब घटनाओं ने मिलकर एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी थी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का आइडिया बहुत सिंपल था। अगर हम ही अंग्रेजों के साथ सहयोग करना बंद कर दें तो वो राज कैसे करेंगे? बस लोगों से अपील की गई कि सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें सब छोड़ दो, विदेशी सामान का बहिष्कार करो और खादी अपनाओ। ये एक तरह से अपनी सहमति वापस लेने का ऐलान था। और यह आंदोलन जबरदस्त तरीके से सफल रहा। पूरा देश एक साथ खड़ा था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई। भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और बस गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। सोचिए, एक आंदोलन जो अपने पीक पर था, उसे एक झटके में रोक दिया गया। यह फैसला बहुत कंट्रोवर्शियल था, पर इसने ये दिखा दिया कि गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत को लेकर कितने पक्के थे। असहयोग आंदोलन के कुछ साल बाद गांधी जी एक और बड़े आंदोलन के साथ वापस आए।
और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे इवेंट से जो भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जी हां, ये था दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल निकल पड़े। मंजिल थी समुद्र के किनारे बसा दांडी गांव और मकसद अंग्रेजों का बनाया नमक कानून तोड़ना। अब सोचिए, नमक कितनी साधारण सी चीज है ना? पर यह हर घर को, हर भारतीय को जोड़ती थी। और इसी साधारण से प्रतीक को चुनकर गांधी जी ने पूरे देश को एक मैसेज दे दिया और एक साथ खड़ा कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। पूरे 241 किलोमीटर 24 दिनों तक पैदल चले, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ते गए। इस एक मार्च ने पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की आग लगा दी। तो सवाल ये है कि इन सभी आंदोलनों का, इन सत्याग्रहों का आखिर असर क्या हुआ? गांधी युग ने भारत को विरासत में क्या दिया? देखिए, गांधी जी के लिए सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही सब कुछ नहीं थी, सामाजिक एकता भी उतनी ही जरूरी थी। तो जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब एक अलग वोटर लिस्ट का प्रस्ताव रखा, तो गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। इस बात पर उनका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से मतभेद हुआ और इसी के समाधान के लिए हुआ पूना पैक्ट। इसमें तय हुआ कि अलग वोटर लिस्ट तो नहीं होगी, पर जनरल सीटों के अंदर ही दलितों के लिए सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे युग ने क्या किया? इसने आज़ादी की लड़ाई को कुछ गिने चुने लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर देश की गलियों और खेतों तक पहुंचा दिया। ये एक सच्चा जन आंदोलन बन गया। किसान, मजदूर और खास तौर पर महिलाएं पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पॉलिटिक्स में शामिल हुईं। कांग्रेस, जो पहले एक एलीट पार्टी थी, वो अब आम जनता की पार्टी बन गई। और सबसे बड़ी बात, सत्याग्रह के इस आइडिया ने भारत की सीमाओं को पार किया और मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। और ये सब हमें आज के एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ इतनी हिंसा है, इतना टकराव है, क्या गांधी के सत्याग्रह का कोई मतलब बचा है? क्या नॉन वायलेंस आज भी बदलाव लाने का एक ताकतवर जरिया हो सकता है? सोचने वाली बात है।